हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबकी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने जियोग्राफी का प्रैक्टिस नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा बाकी सब लेक्चर से पूरा का पूरा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर्स में मैं आपके लिए 30 to 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी होने वाली है और क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स टॉप के। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपका यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कोई पैरामेडिकल हो, पाए जो मर्जी एग्जाम का हो, एसएससी का हो, एसएससी के एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में आने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने आपके सौरभ सर के जियोग्राफी का थ्योरी पोर्शन नहीं देखा, वो बच्चे इस प्रैक्टिस सेशन को मत लगाइए। हाँ जी, मैं साफ बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस जियोग्राफी का थ्योरी पोर्शन नहीं देखा वो बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को मत लगाइएगा, क्योंकि अगर जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे वही इस क्वेश्चंस को लगा पाएगा। जिसने बस रट्टे मारे होंगे वो लगा तो पाएगा, पर 40 में से कम 15-20 लगा तो पाएगा, पर पूरे के पूरे नहीं लगा पाएगा। पूरे के पूरे वही बच्चा लगा पाएगा जिसके कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रांग है, और कंसेप्ट स्ट्रांग उसी बच्चे के होंगे जो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहा है। अपनी तैयारी अच्छे से वही बच्चा कर रहा है जो अपने ड्रीम को लेकर पूरा फोकस्ड है, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप, आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं आप कितने ऑब्जेक्टिव टाइप लगा पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्लेनेट केम फ्रॉम विच लैंग्वेज। ग्रह शब्द डैश भाषा से आया है। ये जो प्लेनेट सुनते हैं स्टूडेंट्स, ये कौन से शब्द कौन सी लैंग्वेज से आया है? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ये ग्रह शब्द ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीक भाषा से आया है। द वर्ड प्लेनेट केम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड प्लेनेट हमारे यूज में आया है। ये जो प्लेनेट है ये ग्रीक लोगों की भाषा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मार्स, सेकंड ऑप्शन है जुपिटर, थर्ड ऑप्शन है नेपट्यून, फोर्थ ऑप्शन है वीनस। बोलेंगे तो सूर्य तो ये हो गया हमारा, फिर पहले तो मरकरी आता है, सबसे हॉटेस्ट तो मरकरी है। मरकरी इज द राइट आंसर, पर ऑप्शन में तो मरकरी है ही नहीं। तो फिर जिन बच्चों का मरकरी आंसर है वो तो हमेशा गलत ही होगा। मरकरी आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता, इसके कारण भी बताता हूँ कुछ। मान लीजिए कि ये हो गया सूरज, पहले आएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है। अब बोलेंगे क्यों सर, सूरज के सबसे पास तो मरकरी है। हाँ है मरकरी, मैंने कहा मना किया है? मरकरी सूरज के सबसे पास नियर होने के बावजूद भी सबसे गरम नहीं है, हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मरकरी का कोई वायुमंडल ही नहीं है। मरकरी का कोई वायुमंडल ही नहीं है। इस वजह से मरकरी हॉटेस्ट प्लेनेट ही नहीं है। तो मरकरी का मैं बताता हूँ। मरकरी का डे टेम्परेचर हो जाता है, मरकरी दिन में हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का दिन में टेम्परेचर हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टेम्परेचर हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। मरकरी दिन में तो रहता है 427 डिग्री सेल्सियस, इतना हॉट, और लेकिन जितना हॉट रहता है उतना वो बहुत ही ठंडा रह जाता है, ठंड पड़ जाती है मरकरी पर रात को -173 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं वीनस की बात करूँ तो वीनस का टेम्परेचर है 467 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए फ्रेंड्स, वीनस कितना हॉटेस्ट है, इसलिए वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है। आठों के आठों में से मरकरी प्लेनेट नहीं है। ये क्वेश्चन से आपको घुमाया जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट? Venus is the hottest planet. आंसर डी इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन विच द फॉलोइंग गैनीमेड इज बिलोंग टू। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये गैनीमेड निम्नलिखित में से किससे बिलोंग करता है? ये तो लार्जेस्ट मून है। बोलेंगे सर ये लार्जेस्ट मून ये कौन सी चिड़िया आ गई? स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट सैटेलाइट या लार्जेस्ट मून, बात एक ही होता है। लार्जेस्ट सैटेलाइट या लार्जेस्ट मून, बात
एक ही होता है। तो गैनीमेड आप सबको पता है लार्जेस्ट मून है। कौन से प्लेनेट का लार्जेस्ट मून है सबको पता होना चाहिए, जुपिटर प्लेनेट का सबसे लार्जेस्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, गैनीमेड अगर जुपिटर का है तो ये गैनीमेड किससे बिलोंग करेगा, तो फिर ये गैनीमेड जुपिटर से बिलोंग करेगा, बृहस्पति से। तो आंसर सी इज करेक्ट। मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, नाम है मून। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, नेम है मून। मार्स के पास दो है, क्या क्या नेम है, डाइमोस और फोबोस। जो डाइमोस है वो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट मीन्स कि स्मॉलेस्ट मून है पूरे सौर मंडल का। और जो ये गैनीमेड है ये पूरे सौर मंडल का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। गैनीमेड है ये जुपिटर का लार्जेस्ट मून तो है ही है, साथ में पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून है। और इधर मार्स है जो डाइमोस, ये मार्स जो है ये सॉरी ये जो डाइमोस है ये मार्स का सबसे स्मॉलेस्ट मून तो है ही है, लेकिन पूरे सौर मंडल का सबसे स्मॉलेस्ट मून है मार्स। जुपिटर का मैंने अभी बताया कि गैनीमेड। और यूरेनस के पास कितने सैटेलाइट्स होते हैं, यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स होते हैं। और इस 27 में सबसे और 27 सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा कौन सा होता है, जुपिटर का होता है गैनीमेड, सैटर्न का होता है फ्रेंड्स टाइटन, और यूरेनस का क्या हो जाएगा, टाइटेनिया। यूरेनस का क्या हो जाएगा, टाइटेनिया। तो देखिए मैंने आपको चारों के चारों डिस्कस ऑप्शन कर दिए, पर हमारा आंसर तो यहाँ पे सी ही है। हमारी यही चैनल की यही खासियत है कि हम जो भी पढ़ाते हैं पूरा डिटेल वाइज पढ़ाते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मरकरी, फिर है यूरेनस, फिर नेपट्टून, फिर चौथा वीनस। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आंसर खुद लिखेंगे, या आप कॉपी पर लिख रहे हैं या कमेंट में लिख रहे हैं, वीडियो को उसी समय पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, फिर आगे बढ़िए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। तो चलिए स्मॉलेस्ट प्लेनेट क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी है, पूरे सौर मंडल का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी है। और ये जो मरकरी है ये नियरेस्ट प्लेनेट टू सन है, फर्स्ट नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। मरकरी पहले नंबर पर सूर्य के सबसे पास पे है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, तीसरे नंबर पर नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, सूर्य के पास तीसरे नंबर पर कौन सा प्लेनेट आता है, तो उसका आंसर आ जाएगा अर्थ। तो चलिए कोई नहीं, घबराइए मत, आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। मैं बोल रहा हूँ आज के क्वेश्चंस पूरे चेंज क्वेश्चन से डिफरेंट है मेरे क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन जो बच्चा निकाल दिया तो उसका यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में से कभी भी कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं पाएगा, इतना मुझे भरोसा है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। समझे स्टूडेंट्स, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, कौन सा है लार्जेस्ट मून सैटर्न का। अभी मैंने आपको बताया था सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है, सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन। अभी एक बात बताता हूँ कि जो टाइटन है वो सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट है और पूरे सौर मंडल पे दूसरा सबसे बड़ा है। टाइटन है जो वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। वेट कीजिए, सॉरी, जो टाइटन है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है और पूरे सौर मंडल में दूसरे सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन। टाइटन कौन से चंद्रमा का, कौन से प्लेनेट का चंद्रमा है टाइटन, ये है सैटर्न का, जिसको हम शनि भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, टाइटन। तो जैसा कि हम डिस्कस करते हुए सब चलते हैं, टाइटन किसका आ जाएगा, टाइटन आ जाएगा नेपट्टून का। गैनीमेड अभी ऊपर किया हमने, जुपिटर का। डाइमोस अभी हमने एक स्मॉलेस्ट किया, किसका, मार्स का। डायमोस भी हमने स्मॉलेस्ट किया, किसका किया, मार्स का। तो इसका सी इज द राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, हमारा फर्स्ट है सन, सेकंड है वीनस, थर्ड है मार्स एंड फोर्थ है मरकरी। इसका आंसर ए। जिन बच्चों का आंसर ए आया है वो गलत है, 100% रॉन्ग है वो आंसर। और चमकीला ग्रह सन हो ही नहीं सकता,
मानता हूँ कि सन सबसे ज़्यादा चमकीला है। याद कीजिएगा, मैंने जब पढ़ाया था, सन इज अ स्टार, सन एक तरह का स्टार है, तारा है। याद कीजिए, जब मैंने पढ़ाया था कि नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, क्या ऑप्शन था? सन। तो सन एक तारा है। ये बात तो सही है कि सबसे चमकीला तो सन ही है, पर मैंने पूछा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, फिर हो गया वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता चल गया है, सबसे हॉटेस्ट सन के बाद तो वीनस है, जो जितना ज़्यादा हॉटेस्ट उतना ज़्यादा ब्राइटेस्ट। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का सन आया है वो आंसर गलत है। जिन बच्चों ने आंसर सन दिया है तो उनके कंसेप्ट वीक है, और कुछ नहीं बोल सकता मैं, और कुछ नहीं बोल सकता, बोलने को रह ही नहीं चुका जिन बच्चों का आंसर सन आया है। तो इसी चलते एक और क्वेश्चन करते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार बताइए। ब्राइटेस्ट स्टार है सीरियस, आल्सो नोन एज क्या? डॉग स्टार। कितना लाइट ईयर दूर है? 8.6 लाइट ईयर दूर है। कहाँ से? अर्थ से। लाइट ईयर क्या है? ये दूरी मापने की इकाई है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड अर्थ ट्विन, निम्नलिखित में से किसे अर्थ पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आ गया सन, सेकंड ऑप्शन मून, थर्ड ऑप्शन वीनस, फोर्थ ऑप्शन मार्स। अब ट्विन मतलब तो स्टूडेंट्स, जुड़वा मतलब तो आप सबको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि जुड़वा आ गया, जुड़वा आ गया। उसकी शक्ल, सूरत, हाइट, उसका कितना वजन है, कितना लंबा बड़ा है, सब टू सब एकदम सेम होना एक दूसरे का। तो वो है वीनस का। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है वीनस को? वीनस कॉल्ड अर्थ ट्विन। अर्थ का जुड़ पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? वीनस का। वीनस सेम टू सेम अर्थ जैसा है, साइज में भी ऐसे करने, साइज में भी है, मास में भी है, डेंसिटी में भी है, वीनस अर्थ की तरह। तो सी इज द राइट, तो सी इज द राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है, विच प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम टेक्स लेस देन 10 आवर टू कंप्लीट इट्स रोटेशन। सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपना चक्कर पूरा करने में 10 घंटे से भी कम समय लेता है? मैंने जैसे कि आपको पहले कहा, जिन बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रांग है, अच्छे से पढ़े हैं, तो बस वही क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो बच्चे रट्टा मार के आए हैं, आज तो कर लोगे बच्चा, हफ्ते बाद नहीं कर पाओगे, लिख के देता हूँ। तो चलिए, इसमें ऑप्शन का आंसर है कि कौन सा सौरमंडल का ग्रह है जो अपना चक्कर 10 मिनट से भी कम में पूरा कर लेता है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्स, सेकंड ऑप्शन है जुपिटर, थर्ड ऑप्शन है यूरेनस, एंड फोर्थ ऑप्शन है नेपट्यून। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये वो पूछ रहा है कि रोटेशन, रोटेशन मतलब है, वो पता है कि जो ग्रह है वो खुद घूमेगा। और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब कि सूर्य का चक्कर लगाना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, मान लीजिए कि रेवोल्यूशन इतना बड़ा नाम है, मतलब कि सूर्य का पूरा चक्कर लगाना है। रेवोल्यूशन इतना बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, पूरा बड़ा चक्कर लगाना किसके? सूर्य का। रोटेशन मतलब कि जो ग्रह है वो खुद घूमेगा। तो क्या हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा जो सौरमंडल का ग्रह है जो 10 घंटे से भी कम समय लेता है? तो मार्स। मार्स कितना समय लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पे? मान लीजिए ये मार्स है, ये मार्स का एक्सिस है, और ये सूर्य की तरफ चक्कर लगाना है। ये जो मार्स है अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में कितना टाइम लेता है? ये मार्स लेता है अर्थ के जितना, मार्स लेता है अर्थ के सिमिलर है 24 आवर 37 मिनट मार्स लेता है। जुपिटर कितना लेता है? 9 आवर 55 मिनट। यूरेनस कितना लेता है? 16 आवर 8 मिनट। और नेपट्यून कितना लेता है? 16 आवर 11 मिनट। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तुम्हारा आंसर क्या है? कौन सा जो ग्रह है वो 10 मिनट से कम समय लेता है? आ गया जुपिटर। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी जुपिटर का चंद्रमा है। कौन सा है? गैनीमेड है। तो इस बातों को याद रखिएगा। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज इट टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन ऑफ प्लैनेट मरकरी। पहले मैंने पूछा कि कितने
एक चक्कर को पूरा करने में कितने दिन लगता है? बुध ग्रह को सूर्य के आसपास जो मरकरी प्लैनेट है, ये सूर्य हो गया, ये मरकरी हो गया, मरकरी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 29 डेज, सेकंड ऑप्शन है 88 डेज, थर्ड ऑप्शन है 255 डेज, फोर्थ ऑप्शन है 562 डेज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले रिवीजन करके आइए। अगर जिन बच्चों ने सौरभ सर का थ्योरी पोर्शन या कंसेप्ट वीडियोस नहीं देखे, वो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, बैठ जाइए, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए, फिर जियोग्राफी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और एडवाइस भी है, एडवाइस और रिक्वेस्ट दोनों है। तो मरकरी कितना टाइम लगाता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में? ये लगाता है 88 दिन। 88 दिन, बी इज द राइट आंसर। 88 दिन में मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, मतलब कि 88 दिन में जो मरकरी का एक साल पूरा हो जाता है, बड़ी जल्दी एक साल पूरा हो जाता है मरकरी का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का 10th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज मरकरी टुक टू कंप्लीट वन स्पिन अराउंड ऑन एक्सिस। अपनी एक्सिस पे, मान लीजिए कि ये मरकरी है, ये मरकरी का एक्सिस है और ये सूर्य का एक्सिस है। ये जो मरकरी है अपनी एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगाता है मरकरी? पहले मैंने पूछा कि मरकरी सूर्य की चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, फिर मैंने पूछा कि मरकरी अपने एक्सिस पे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 889 डेज, सेकंड ऑप्शन है 59 डेज, थर्ड ऑप्शन है 55 6 7 डेज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 59 डेज। 59 डेज में मरकरी 59 डेज में मरकरी अपने एक्सिस का चक्कर लगाता है और 88 डेज में मरकरी पूरे सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो चलिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन मार्स टुक। पहले मरकरी था, अब हमारा गया रेवोल्यूशन। देख लीजिए स्टूडेंट, रेवोल्यूशन मतलब कि पूरा सूर्य का चक्कर लगाना। मार्स कितना समय लगाता है पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में? फर्स्ट ऑप्शन है 365, सेकंड ऑप्शन है 687 डेज, थर्ड ऑप्शन है 990 दिन, फोर्थ ऑप्शन है 777 दिन। ये लगभग पृथ्वी का 2 गुना होता है, अप्रोक्सी ये पृथ्वी का 2 गुना होता है। ये लगाता है मार्स सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 डेज। 687 डेज लगाता है मार्स पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाने में। मार्स पर 687 दिन में एक साल हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। अर्थ सूर्य के कितने निकट है, कितने नंबर पर आता है? तो इसको करने से पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। सूर्य चाचा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। पहले नंबर पे ये सूर्य के निकट, दूसरे पे ये निकट, तीसरे पे ये निकट, चौथे पे ये निकट, पांचवें पे ये निकट, छवें पे ये निकट, सातवें पे ये निकट, आठवें पे ये निकट। तो अब से देख लीजिए कि क्या पूछा है, अर्थ पूछा है। ये आपको मुजवानी याद होना चाहिए, कैसे आपकी टिप पे याद होना चाहिए। तो देखिए, नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ कितना नियरेस्ट है, अर्थ के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर है अर्थ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। हमारा आंसर ए आ जाएगा, अर्थ तीसरे नंबर पर नियरेस्ट है। तो वैसे ही सातवें, आठवें, नौवें पे, सातवें पे होगा सैटर्न, सातवें पे होगा यूरेनस, आठवें पे होगा नेपट्यून, नौवें तो कोई ग्रह ही नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। स्टूडेंट्स, 12 क्वेश्चन करने के बाद अगले क्वेश्चंस थोड़े हार्ड होंगे, घुमाने वाले होंगे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का कंसेप्ट बेस नहीं क्लियर, वो पहले कंसेप्ट क्लियर कराइए। अगर जिन बच्चों ने कंसेप्ट देख लिया और रिवीजन किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वो रिवीजन करके आइए, फिर इस क्वेश्चन को करिए, नहीं तो उन्हें निराशा के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप फिर डिमोटिवेट होंगे। मेरा इस क्वेश्चन को लाने का मतलब यही है कि आपको ये क्वेश्चन कीजिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए। तो चलिए, हमारा क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। स्थलीय ग्रह किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जुपिटर, सेकंड है यूरेनस, थर्ड है मार्स, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा टाइम ले लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर है मार्स। 13 का आंसर है मार्स। अब बोलेंगे सर ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है? रुकिए जवान जी, सब बताते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है। पहले ये सुनिए, मान लीजिए कि अर्थ है, रुकिए, अर्थ ये हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया,
यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपट्टून हो गया। आपको तो ये पता तो है, ये मार्स है, ये अर्थ है, ये वीनस है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है एक। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो देख लीजिए कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये पता लग रहा है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के ये अंदर वाले साइड है और ये बाहर वाले साइड है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले साइड, इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और रॉकी प्लैनेट कहते हैं। और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर वाले साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं और गैसेस प्लैनेट बोलते हैं। तो इनर प्लैनेट में, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में और रॉकी प्लैनेट में तीनों नाम आ जाए तो तीनों का मतलब यही है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट का अंदर वाला साइड। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले साइड में कितने प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं, मार्स है, वीनस है, अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। और आउटर प्लैनेट कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्टून है। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, विच वन ऑफ द, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है। तो यूरेनस तो जुपिटर तो आउटर हो गया, यूरेनस भी आउटर हो गया। कौन सा है, मार्स। तो मार्स इज द राइट आंसर, मार्स इज द राइट आंसर। मार्स एक इनर प्लैनेट भी है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी है और रॉकी प्लैनेट भी है। ये देखिए मैंने लिखा है कि इनर प्लस टेरेस्ट्रियल प्लस रॉकी प्लैनेट, तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब सेम है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड जोवियन प्लैनेट, निम्नलिखित में से जोवियन प्लैनेट किसे कहा जाता है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा जोवियन प्लैनेट किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, ऑल ऑफ अबव। जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस है, नेपट्टून है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये है अभी मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। मैंने कहा जोवियन प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट में जुपिटर, जुपिटर है, सैटर्न, सैटर्न है, यूरेनस, यूरेनस है और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, मतलब कि तीनों के तीनों प्लैनेट्स हैं इसमें। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि आउटर, आउटर जोवियन और गैसियस प्लैनेट, तीनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब सेम है। कभी कभी वो आउटर की जगह जोवियन दे देगा और कंफ्यूज करने की जगह जोवियन की जगह गैसियस दे देगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब कि टूटता हुआ तारा किसे कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स वो टूटता है ना, जो आप देखते हैं कि जल्दी से विश मांग लीजिए, नहीं तो कोई 5 फल के नाम ले लीजिए, नहीं तो अपनी 7 उंगली मुंह में डाल लीजिए, सातों की पांचों पता नहीं, मुझे पता नहीं, कि जैसे ये स्टार टूट रहा है, वो कोई तारा तूरा नहीं होता, वो बस कहानियों में अच्छा लगता है। असली में आपको मैं आज बताता हूँ कि शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रह, सेकंड ऑप्शन है धूमकेतु, थर्ड ऑप्शन है उल्का और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो शूटिंग स्टार होता है वो कहा जाता है मैट्रियोस को, उल्का को, इसको उल्का को, उल्का पिंड को हम लोग इसको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं, इसको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का बाहर ये एस्ट्रॉयड, ये बहुत ही तेजी से, इतनी तेजी से अर्थ की तरफ आता है, इसमें हीट पैदा हो जाती है और ये इतना ब्राइट दिखता है, इतना हीट पैदा हो जाती है तो स्टूडेंट जलने लगता है, जलने लगता है तो कितना ब्राइट चमकीला दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा चमकीला। ये तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है तो ये तो कितना चमकीला दिखता होगा। ये इसी एस्ट्रॉयड जब धरती की तरफ आता है और हमें लगता है कि टूटता हुआ तारा आ रहा है और हम जल्दी से विश मांग लेते हैं कि हे भगवान जल्दी से इस बार पेपर क्लियर करवा दे। वो बच्चा स्टार नहीं होता, वो उल्का पिंड होता है। भगवान भी कुछ नहीं करना, पेपर तुम्हें क्लियर करना है। तो चलिए हमारा आज का 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। सुबह का तारा किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, सेकंड ऑप्शन है जुपिटर, थर्ड ऑप्शन है मार्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सुबह का तारा इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता। आप बोलेंगे सर किसे कहा जाता है, तो इसका आपको आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, मरकरी। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है, मैं बार बार यही रिपीट करूंगा और करता ही रहूंगा। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं वही इस क्वेश्चंस को निकाल सकता है, जिस बच्चे के कंसेप्ट नहीं क्लियर वो उनको निराशा के सिवाय और कुछ नहीं हाथ लगेगा। चलिए तो इसका आंसर है वीनस। इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर इवनिंग स्टार तो वीनस को कहा जाता है, आपने कहा था कि मॉर्निंग स्टार का
क्वेश्चंस का आंसर आपको अगले में पता चलेगा। हाँ तो पता चलेगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ बताने के लिए। मैं बताता हूँ कि वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। वीनस कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मैंने वीनस के स्टूडेंट्स कितने पॉइंट बता दिए। एक तो वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है, एक तो वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट होता है दूसरे नंबर होने के बावजूद भी, एक तो वीनस अर्थ का ट्विन होता है, जुड़वा प्लैनेट होता है। अर्थ का साइज, मास, डेंसिटी सब वीनस के मिलता है। देखिए 3 पॉइंट बता दिए वीनस के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीनस के। और वीनस किस में आता है? वीनस आता है इनर प्लैनेट्स में आता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आता है, रॉकी प्लैनेट्स में आता है। देखिए कितने पॉइंट्स बता दिए वीनस के आपको। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, इन विच प्लैनेट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। किन ग्रहों में सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है? तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है पृथ्वी, वेट कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, मरकरी, वीनस, यूरेनस। अर्थ, मरकरी, वीनस और यूरेनस। तो वीनस और यूरेनस, यहाँ पे स्टूडेंट्स यूरेनस को, यहाँ पे यूरेनस को काट के नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। यूरेनस को काट के नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। पहला था पृथ्वी, फिर मरकरी, फिर वीनस और फिर है नन ऑफ दिस। तो ये तो आपको ट्रिक भी बताया होगा कि आपके सर ने, जिसके लास्ट में अस लगा होगा वो वेस्ट में उगता है और ईस्ट में डूबता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीनस। वो वीनस और यूरेनस दोनों एक ही साथ आ गए थे तो फिर मुझे 5वां ऑप्शन देना पड़ता, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा वीनस। सी इज द राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। जुपिटर कितने सैटेलाइट्स हैं? सैटेलाइट्स मीन्स कि अगर यहाँ पे मून भी लिख देता वो भी सही होता। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 82 और फोर्थ ऑप्शन है 79। जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स हैं? जुपिटर की 79 सैटेलाइट हैं। और 82 किसकी सैटेलाइट हैं? 82 जुपिटर के नेक्स्ट कौन सा आता है? सैटर्न। 82 सैटर्न की सैटेलाइट्स हैं। तो इसका तो 82 सैटर्न की 82 सैटर्न की हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 79। डी इज द राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का हमारा 20th क्वेश्चन, आज का हमारा 20 क्वेश्चन, द प्लैनेटोड्स आर लोकेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्लैनेटोड्स निम्न में से किस एक में स्थित है? प्लैनेटोड्स मतलब होता है स्टूडेंट्स एस्ट्रॉइड। प्लैनेटोड्स को एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। प्लैनेटोइड्स आर आल्सो कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो मैंने आपको बताया कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किसमें स्थित होती है? मार्स और जुपिटर में। मार्स और जुपिटर में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। मार्स और जुपिटर के में नहीं होती, मार्स और जुपिटर के बीच होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मार्स एंड जुपिटर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू गैसेस कंट्रीब्यूट टू बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। कौन सी दो गैसें तारों का निर्माण शुरू करती हैं? तारों का निर्माण कौन सी दो गैसें करती हैं? फर्स्ट है हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हीलियम एंड नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको सन पढ़ाया था कि सन में हाइड्रोजन और हीलियम नाम की दो गैसेस पाई जाती हैं, तो बोलेंगे कि सर हाँ तो सन में पाई जाती हैं, यहाँ पे तो आप स्टार की बात हो रही है। तो बच्चा ये भी बताया था कि सन इज अ टाइप ऑफ स्टार। टाइप ऑफ स्टार नहीं, सन एक स्टार है। तो सन अगर स्टार है तो सन में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, तो बाकी स्टार कौन सी खेत की मूली है? तो बाकी स्टार में भी सर हाइड्रोजन और हीलियम ही पाई जाएगी। इसका सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑन इट्स सरफेस। मार्स ग्रह लाल है मंगल ग्रह के प्रतिष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित यौगिक की उपस्थिति के कारण लाल होता है। वेट वेट वेट, हिंदी में गलत टाइपिंग हो गया है। मार्स लाल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। किस कंपाउंड की प्रेजेंस से मार्स लाल है? रेड कलर का किस वजह से दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है हीलियम ऑक्साइड, थर्ड है आयरन ऑक्साइड, फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि बताया था कि मार्स रेड दिखाई देता है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। सी इज द
राइट आंसर। आयरन ऑक्साइड की वजह से मार्स मंगल ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। और पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ पर ड्यू टू वाटर H2O 70-80% पृथ्वी पर क्या है? वाटर है, इसलिए पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है। और चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लेनेट? ये प्लेनेट का और सैटेलाइट का और मून का फंडा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे बस आप सिर्फ आंसर टिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जुपिटर, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर सैटर्न। जो टाइटन है वो कौन से प्लेनेट का लार्जेस्ट मून है? आपको बता दिया गया है, सैटर्न है। बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलूँगा मैं, इससे टाइम वेस्ट भी होगा और आपका समय भी जाएगा। तो हमें आपका समय और को देखते हुए आपकी प्रिपरेशन करवानी है। टाइटन लार्जेस्ट मून है कौन से प्लेनेट का? सैटर्न प्लेनेट का टाइटन लार्जेस्ट मून है। और सैटर्न प्लेनेट का रोटेशन, मतलब कि सैटर्न प्लेनेट है जो अपनी कक्षा में कितने टाइम में एक चक्कर पूरा कर लेता है? 10 घंटा 40 मिनट। ऊपर मैंने सैटर्न का नहीं बताया था इसलिए यहाँ पर बता दिया, 10 घंटा 40 मिनट में। और सैटर्न पूरा सूर्य का एक चक्कर कितना टाइम में लगा लेता है? 29.5 ईयर्स, मतलब 29.5 साल में सैटर्न पूरा, सैटर्न को शनि भी कहा जाता है, पूरा सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, मतलब कि पूरा कर लेता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटन इज द मून ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? ऑप्शन है अर्थ, जुपिटर, सैटर्न और नन ऑफ दिस। ट्राइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ट्राइटन स्टूडेंट्स देखिए, जुपिटर का है गैनीमेड, सैटर्न का क्या है? टाइटन, यूरेनस का क्या है? टाइटेनिया, नेपट्टून का क्या? ट्राइटन। नेपट्टून नहीं दिख रहा तो नन ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। अर्थ का मैंने कितनी बार बता दिया है, मून है। जुपिटर का गैनीमेड है और सबसे लार्जेस्ट है। सैटर्न का भी ऊपर बात करके आए हैं, सैटर्न का क्या है? टाइटन है। और नेपट्टून का ट्राइटन है, बट ऑप्शन में नेपट्टून नहीं है तो इसलिए नन ऑफ दीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रिंग्स ऑफ सैटर्न? जैसे स्टूडेंट्स आपने सैटर्न देखा होगा, ये रिंग्स होती है ना, जो ये 7 रिंग्स होती हैं सैटर्न के ऊपर, 7 रिंग्स होती हैं। जैसे ये सैटर्न है, ये 1 रिंग हो गई, 2 रिंग हो गई, 3 रिंग हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। ये सैटर्न के ऊपर 7 रिंग्स होती हैं, याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? न्यूटन से संबंधित है, गैलीलियो से संबंधित है, विलियम हर्शल से संबंधित है, या नन ऑफ दिस, किसी से भी नहीं संबंधित। तो मैंने आपको बताया था यूरेनस का, नेपट्टून का और प्लूटो का डिस्कवर किसने किया था, किसने खोज की थी, ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जॉन। इसका नाम पूरा क्या था जिसने सैटर्न का किया था, खोज किया था? जॉन गैलीलियो अंकल ने। गैलीलियो कमेंट में क्रॉस चेक करके बताइएगा कब किया था। ये किया था 1846 में किया था जॉन गैलीलियो अंकल ने। न्यूटन का तो आपको पता है, न्यूटन अंकल कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते, पर यहाँ पर उनका कोई काम नहीं। और विलियम हर्शल का तो आपको पता है कि इन्होंने सैटर्न का खोज किया था 1781 में विलियम हर्शल अंकल ने सैटर्न का खोज किया। सैटर्न का नहीं स्टूडेंट्स, यूरेनस का। वेट, आई थिंक हम सब ने गलत कर लिया। विच ऑफ द एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रिंग्स ऑफ सैटर्न? सैटर्न किसने डिस्कवर किया था? सैटर्न किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? बताइए, मुझे भी भूल गया। देखिए, वही यही हाल होता है, जो बच्चे रिवीजन नहीं करते ना, मेरे जैसा ही हाल होता है। बट मैंने तो रिवीजन की थी। देखिए, मुझे भी चकमा लग गया स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था यूरेनस का, नेपट्टून का और प्लूटो का। सैटर्न का तो मैंने कोई बताया ही नहीं था। देखिए, मुझे भी चकमा लग गया, मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये जो सैटर्न का जो रिंग है, शनि के छल्लों की डिस्क से संबंधित है, गैलीलियो संबंधित है सैटर्न के शनि के छल्लों के रिंग से। गैलीलियो अंकल ने ही बताया था। जैसे ये हो गया, गैलीलियो अंकल ने ही बताया था कि सैटर्न पे 7 रिंग है। जैसे ये हो गया, सैटर्न हो गया,
ये पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, छठी रिंग, सातवीं रिंग। ये किसने बताया था? ये बताया था गैलीलियो अंकल ने। गैलीलियो अंकल ने बताया था कि इसका डिस्कवर किया था। और विलियम हर्शल अंकल ने क्या किया था? विलियम हर्शल अंकल ने यूरेनस की खोज विलियम हर्शल अंकल ने की थी 1781 में। और प्लूटो भी लग गया। देखते हैं प्लूटो की खोज क्लाइड टॉमबर्ग ने की थी 1930 में। न्यूटन का तो पता है, न्यूटन का ने ग्रेविटेशन में आए थे। 3 लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन। इस न्यूटन की 3 लॉ पढ़ने से ही हाफ फिजिक्स खत्म। इतने पावरफुल लॉ थे न्यूटन के। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने ही सैटर्न के रिंग के छल्लों के बारे में बताया था। बी इज द राइट आंसर। देखिए रिवीजन ना करने का फायदा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोमेट आर सीन एवरी 75 to 76 ईयर। इनमें से कौन सा धूमकेतु हर 75 से 76 साल बाद देखा जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कहूँगा कि आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस तो जरूर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज, मास एंड डेंसिटी ऑफ विच प्लैनेट नियर टू अर्थ। साइज, मास और डेंसिटी कौन से प्लैनेट का पृथ्वी के निकट है? वीनस का, मार्स का, मरकरी का, यूरेनस का? वीनस का ही है, इसलिए तो उसको ट्विन ऑफ अर्थ कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैलेक्सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैलेक्सी है? पहली है ओरियन, अर्सा माइनर, थर्ड है एंड्रोमेडा, फोर्थ है सीरियस। सीरियस तो मैंने आपको बताया था कि क्या है, सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार है। बार बार लिख रहा हूँ, भूलना नहीं चाहिए, अगर किसको भूल गया तो कल्याण उसका। ब्राइटेस्ट स्टार है, आल्सो नोन एज डॉग स्टार, 8.6 लाइट ईयर दूर है। तो आप मुझे बताइएगा ओरियन और अर्सा माइनर क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारा आंसर है सी आंसर करेक्ट है। ये ओरियन और अर्सा माइनर क्या है कमेंट में बताइएगा। कहाँ पे? कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम तो हैं ही डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज द फास्टेस्ट रोटेशन। फास्टेस्ट रोटेशन कौन से सोलर सिस्टम की है बताया गया है स्टूडेंट्स, याद कीजिए फास्टेस्ट रोटेशन किसकी है। फास्टेस्ट रोटेशन ए जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून या सैटर्न। फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर की आंसर है, इज द करेक्ट आंसर। यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न का ऊपर मैंने दो तीन बारी बता चुका हूँ, अब नहीं लिखूंगा बार बार। अगला क्वेश्चन है रीजन ऑफ वीनस बीइंग हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। वीनस हॉटेस्ट क्यों है पूरे सौर मंडल का? उस पर क्या पाया जाता है इतना खास कि जो मरकरी पर नहीं पाया जाता? बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेकंड फास्टेस्ट रोटेशन, थर्ड प्रेशर ऑफ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैसेज पाई जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, मीथेन होता है, और बाकी और भी 3 से 4 गैसेज होती हैं। और कमेंट में आप दीजिएगा और बताइएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से वीनस इतना हॉट क्यों हो जाता है, इतना मैं बता देता हूँ कि हॉट इसलिए होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा। फिर अगला क्या, जुपिटर टुक नियरली डैश ईयर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड सन। वन रोटेशन अराउंड सन, वन रोटेशन नहीं, हाँ वन रोटेशन मैंने पर लिख दिया, वन रोटेशन अराउंड सन। सूर्य का, जैसे जुपिटर है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में सूर्य का एक चक्कर लगाने में जुपिटर को कितना टाइम लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है 12 साल, 11 साल, 7 साल, या कोई साल ही नहीं लगता, या कोई भी साल नहीं लगता अपने आप ही और से बहुत ज़्यादा साल लगता है। ये ऑप्शंस में नहीं है, तो इसे लगता है 12 ईयर्स। ये ऑप्शन इज द राइट। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँ तो एग्जैक्ट वैल्यू
11.86 ईयर्स। तो आप बोलेंगे कि सर फिर आंसर तो बी होना चाहिए। तो जिस बच्चे बोल रहे हो, जिस बच्चे को लग रहा है कि बी आंसर है, तो बच्चा अपने मैथ में राउंड ऑफ फिगर नहीं पढ़ा, उसे पढ़िए पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 32nd क्वेश्चन है, यूरेनस टुक डैश ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड सन। फिर मैंने कह दिया कि ये सूर्य है, ये यूरेनस है। पूरा सूर्य के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है यूरेनस? फर्स्ट ऑप्शन है 84, सेकेंड ऑप्शन 89, थर्ड ऑप्शन 1 to 4 5 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। यूरेनस लगाता है 84 साल, 84 ईयर्स लगाता है यूरेनस सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में। ये यूरेनस हो गया, ये हो गया सूर्य, ये 84 ईयर्स लगाता है यूरेनस सूर्य का एक चक्कर लगाने में। आज का हमारा 33rd क्वेश्चन हो गया, अरेंज प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। इसके लिए हमें डायग्राम से डिस्कस करना होगा। फर्स्ट हो गया सूर्य, हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो बताइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिस्टेंस फ्रॉम सन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले सबसे पास में कौन है? मरकरी है सबसे पास में, मरकरी है सबसे पास में। पहले वेट कीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सबसे पहले यार मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। 1 2 3 4 5, ये आ गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। पहले आ गया मरकरी, मरकरी पहले नंबर पर, फिर आ गया मार्स, मार्स दूसरे नंबर पर, फिर आ गया यूरेनस, यूरेनस, फिर जुपिटर का यूरेनस, यूरेनस के पहले सैटर्न आता है, सैटर्न, फिर मरकरी आ गया, फिर मार्स आ गया, फिर आ गया सैटर्न चौथे नंबर पर, फिर आ गया यूरेनस, यूरेनस तीसरे नंबर पर। तो कौन सा हमारा ऑर्डर आ गया? 1 2 4 3 हमारा ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा कि ए ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 4 3 है। टाइपिंग राइटर अंकल ने मिस्टेक कर दी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 2 4 3 आंसर है, करेक्ट आंसर है 1 2 4 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉम सन। आज का हमारा 34th क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ मून इज डैश ऑफ अर्थ। इसका आंसर भी कमेंट में चाहिए। 2 क्वेश्चंस कमेंट में दिए हैं बस मैंने आपको। ज़्यादातर बच्चे ने, जो बच्चे रोज डेली इस वीडियोस को देखते हैं, उन बच्चों से तो उम्मीद रखता हूँ मैं कि वो आंसर देंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मून कितने किलोमीटर अर्थ से अवे है? फर्स्ट 3,84,400 किलोमीटर, सेकंड 3,80,000 किलोमीटर, फोर्थ 4,84,400 किलोमीटर और चौथा नन ऑफ दिस। ये है 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ, मून अर्थ से दूर पर। और अगर बोल देंगे कि अर्थ सूर्य के कितना दूर है, तो अर्थ सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, मतलब कि 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इसी से हिसाब लगा लीजिए यूरेनस और नेपट्यून कितना कितना दूर होंगे, अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे हम। हमारा 36th क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून? राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावल या बज एल्ड्रिन। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? कौन थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? ये थे बज एल्ड्रिन थे। बज एल्ड्रिन थे, बज एल्ड्रिन। राकेश शर्मा भी नहीं थे, सुनीति विलियम्स भी नहीं थे, कल्पना चावला भी नहीं थे। और फर्स्ट स्टेप पर रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉयड आर फाउंड ऑन द ऑर्बिट ऑफ। इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा आंसर लगा के आगे चलते रहेंगे। मार्स एंड जुपिटर बहुत बारी बता चुका हूँ, थक गया बता के। द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अब बताइए, बोल तो देते हैं कि 24 घंटे में एक दिन हो जाता है अर्थ के ऊपर, एग्जैक्ट टाइम, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन।
24 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 24 घंटा 59 मिनट 58 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, इनमें से कोई भी नहीं। 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, सी इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का तो लेक्चर ही पूरा डिफरेंट है मेरे सारे लेक्चर्स से। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सन रिवॉल्व अराउंड द गैलेक्सी इज कॉल्ड कॉस्मिक ईयर, डॉग स्टार, पल्सर या नन ऑफ दीज। पल्सर मैंने बताया कि क्या होता है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार पल्सर होता है। डॉग स्टार ब्राइटेस्ट स्टार है जिसको सीरियस भी कहते हैं। तो कॉस्मिक ईयर होता है, कहा जाता है। और ये कॉस्मिक ईयर की वैल्यू क्या होती है, 25 करोड़। 25 करोड़ साल में सूर्य हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगा लेता है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड, यूनिवर्स की पढ़ाई को क्या कहा जाता है, यूनिवर्स की स्टडी को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज का लेक्चर मेरे सभी लेक्चर से बहुत यूनिक था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट में दिए हैं, उसका आंसर प्लीज़ दीजिएगा कमेंट्स में। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।